Aditya Physics classes. Student, this is your lecture number 18. Student, in the previous lecture, we have already discussed intensity of electric field due to electric dipole. Okay. First case at a point on the axis of a dipole, right? Second, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और वो पॉइंट हमारा एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन. ओके, तो कल हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो हमने निकाला था ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल. ठीक है, एक्सिस पे कोई हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया था डाइपोल के. लेकिन आज हमको कहाँ निकालना है? इक्वेटोरियल लाइन पे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द इलेक्ट्रिक डाइपोल. Suppose this is a electric dipole. This is point A and this point B. Here point A, put the charge minus Q, and point B plus Q. Okay. Distance between them 2L, right? And this point O is a midpoint of the dipole. So this distance is L, and this is already also L. Okay. तो अब इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है कि ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उस पॉइंट पे आपको यहाँ सपोज हियर कंसीडर ए पॉइंट P. तो दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ये पॉइंट हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है? इक्वेटोरियल लाइन पे. ठीक है, दिस पॉइंट, राइट? तो यहाँ पे अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. ठीक है बेटा, तो देखिए इसके अगर हम पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जैसे आपने प्रीवियस डेरिवेशन में किया था, जब आपने एक्सिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, तब आपने ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज निकाला था, फिर ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज निकाला था, फिर उनका रिजल्टेंट निकाला था. तो सेम वही प्रोसीजर आपको यहाँ पे यूज करना है. तो इसलिए मैंने इस पॉइंट P को पॉइंट A से मिला दिया, ऐसे ही पॉइंट P को यहाँ पॉइंट B से मिला दिया सपोज. ठीक है बेटा, सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा. दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि ये डिस्टेंस और ये पॉइंट P का डिस्टेंस दोनों सेम है A से और B से. ठीक है, अच्छा अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या होगा? देखिए डायग्राम को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है. ठीक है बेटा, नंबर वन तो ये जो पॉइंट P का डिस्टेंस है फ्रॉम दी मिड पॉइंट O ऑफ द डाइपोल, दिस डिस्टेंस इज R. एंड हियर यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर है कि R इज ग्रेटर देन L. ये R जो है ये L से बड़ा है. ठीक है, अब इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग होंगी. तो डायरेक्शन के लिए डायग्राम में अलग से बना रहा हूँ, उस डायग्राम को भी क्लियर कर ले बेटा. देखिए सपोज ये पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट P. अब देखिए यहाँ पे इस प्लस क्यू की वजह से पॉइंट P पे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो उसकी डायरेक्शन होगी देखिए ये ऐसे, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज ये है तो प्लस क्यू से बाहर की तरफ होती है, आउटसाइड होती है, तो ये डायरेक्शन होगी. ध्यान देना बेटा, ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है E1. ठीक है, अच्छा नाउ ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो मैं इस E1 के दो कंपोनेंट ब्रेक कराऊंगा. क्यों कराऊंगा? देखिए यहाँ पे ये एंगल, एक काम करते हैं डायग्राम को नीचे ले लेते हैं क्योंकि वहां पे क्लियर नहीं हो पा रहा होगा आपका. तो यहाँ पे हमने ये डायग्राम को क्लियर कर लिया. ठीक है बेटा, दिस इज पॉइंट O. तो ये जो बेटा प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये इसकी डायरेक्शन हो गई ये वाली E1. ठीक है, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव से क्या हुआ? आउटसाइड. आप ये सीधे लाइन बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्केल. आपको स्केल का यूज करना, आपकी लाइन सीधी है. ठीक है, दिस इज E1. अच्छा अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ये एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं
तो अब आप मुझे बताइए कि ये E1 इस एक्सिस के साथ कितना एंगल ड्रॉ करेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना एंगल ये बना रहा था, थीटा। ठीक है, तो ये वाली लाइन को मैंने आगे ड्रॉ कर दिया, तो ये E1 इस एक्सिस के साथ कितना एंगल ड्रॉ करेगा, थीटा। इस एक्सिस के साथ इसका एंगल हो गया थीटा, मींस एक्स एक्सिस के साथ। ओके ना, अब देखिए ये E1 ड्यू टू जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इस E1 के मैं दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकता हूं, क्योंकि ये E1 इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल ड्रॉ करता है। तो इसके अगर दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो कंपोनेंट ब्रेक करना मैंने आपको सिखाया है, ठीक है बेटा। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ब्रेक होगा E1 cos थीटा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस एक्सिस के साथ एंगल ड्रॉ हो रहा है। और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ब्रेक होगा E1 sin थीटा, राइट। तो ये तो E1 के कंपोनेंट ब्रेक हो गए, ठीक है। और ये E1 sin थीटा और ये E1 cos थीटा। अब ऐसे ही हम लोग ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन देखिए माइनस क्यू चार्ज और इस पॉइंट P पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आउटसाइड जाएगी कि इनसाइड आएगी। तो आंसर है कि इनसाइड आएगी, क्योंकि माइनस क्यू की तरफ होती है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये वाली डायरेक्शन, और इसकी वजह से ये वाली डायरेक्शन थी, ठीक है बेटा, ये वाली डायरेक्शन। तो ये हो गया E2, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, Z बनना है। ये देखिए बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो ये एंगल भी हो गया थीटा, राइट। अब ये E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ये इस एक्सिस के साथ एंगल ड्रॉ करता है थीटा। कितना एंगल ड्रॉ करता है, थीटा। तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ब्रेक होगा इस E2 का, वो होगा बेटा E2 cos थीटा, राइट। दूसरा कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर क्या, उसको ऊपर लेके जाऊंगा, आंसर है नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि रिजल्टेंट मुझको इस कोऑर्डिनेट में मिलता है, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट में मिलता है। ये आपको पता है कि रिजल्टेंट अगर इस कोऑर्डिनेट में मिल रहा है तो एक कंपोनेंट इधर ब्रेक होगा और एक कंपोनेंट इधर ब्रेक होगा। लेकिन अगर रिजल्टेंट इसमें मिलता तो एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट इधर। क्लियर है ना, ये पॉइंट तो क्लियर होगा ना। तो दूसरा कंपोनेंट इसका जो ब्रेक होगा इसके परपेंडिकुलर, वो होगा ये वाला, दिस कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को आप बोलेंगे E2 sin थीटा। तो ये यहाँ पे इस डायग्राम में बहुत ज्यादा स्पेस इसमें नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने इसका वेक्टर डायग्राम अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट P ये है, और यहाँ पे ये डायरेक्शन है E1 की, और ये डायरेक्शन है E2 की। ये वाला एंगल थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। सो इस डायरेक्शन में E1 का कंपोनेंट ब्रेक हो रहा है E1 cos थीटा, और E2 का भी कंपोनेंट ब्रेक हो रहा है E2 cos थीटा। ओके स्टूडेंट, E2 cos थीटा। नाउ E1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक हुआ E1 sin थीटा, और E2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक हुआ E2 sin थीटा। क्लियर ना, ये भी आपका क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे हम लोग अब डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, दिस इज E1, दिस इज इक्वल टू प्लस क्यू चार्ज बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट B पे रखा हुआ है यहाँ पे, और जो पॉइंट A पे रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज है। तो ये एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेंगे, और पॉइंट चार्ज की वजह से ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यू नो वेरी वेल कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0। उसको ना मैं C लेके चल रहा हूँ स्टार्टिंग से, C मींस कूलम कांस्टेंट। आप ये भी लिख सकते हैं जैसे प्रीवियस डेरिवेशन में किया था कि 1/4πε0 की जगह हमने यूज कर लिया था K, तो बाद में उसकी वैल्यू लगा देंगे। तो यहाँ पे ये C का मतलब क्या, 1/4πε0, ठीक है। 1/4πε0 की जगह C हो गया।
फिर क्या होता था, याद करिए, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है ना इजी, ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर होता है डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज और जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग यहाँ पे उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कितना है, देखिए ध्यान से देखिए, आप इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं जो पॉइंट बी पे प्लेस्ड है, और इस पॉइंट पी पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बी से पी का डिस्टेंस यानी बी पी स्क्वायर, ठीक है, बी पी स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी पी? तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ पी बी ओ, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल आप देख पा रहे होंगे पी बी ओ, ओके। तो इसमें ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस कैलकुलेट हो जाएगा, कितना होगा, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम, ठीक है बेटा। और सेम यहाँ पे भी इतना ही होगा, बाद में जरूरत पड़ेगी जब ड्यू टू माइनस की चार्ज निकालूंगा, अभी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू है बीपी की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बीपी की वैल्यू पुट कराइए, बीपी की वैल्यू। नाउ E1 दिस इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम हियर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, ठीक है, एट पॉइंट P, ओके। दिस इज इक्वल टू E2 1/4 यूज कर लिया, C कूलम कांस्टेंट, माइनस क्यू चार्ज निकालना है, Q क्लियर कर चुका हूं कि माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो प्लस माइनस यूज नहीं करना हमको केवल डायरेक्शन देनी होती है, ठीक है। अपॉन डिस्टेंस, इस चार्ज की वजह से निकालना है जो प्लेस्ड है एट पॉइंट ए, और यहां निकालना है एट पॉइंट पी। सो डिस्टेंस बिटवीन एपी, दिस इज इक्वल टू सेम एपी स्क्वायर, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपी? तो एपी की वैल्यू कितनी है, लिख देते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये एपी स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। नाउ यहां तक नोट करिए, डायग्राम को देखिए जरा, अब डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। E1 और E2, ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में, आप देख पा रहे हैं कि इनके मैग्नीट्यूड एक है, क्योंकि E1 की वैल्यू भी सेम इतनी है, सी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं देन मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2 आर सेम, दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे बेटा, सेम है, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट, डायरेक्शन अलग अलग है, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। सो वी कैन रिजॉल्व, हम E1 और E2 के क्या करेंगे, इनको रिजॉल्व करेंगे, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, वी रिजॉल्व टू कंपोनेंट, वी रिजॉल्व इन कंपोनेंट। So we can resolve into component, okay. E1 sin theta, this E1 sin theta, इसके कंपोनेंट ब्रेक कराए, E1 के कराए E1 cos theta और E1 sin theta, और E2 के भी कराए E2 के E2 cos theta और E2 sin theta। आप इस डायग्राम में क्लियर देख पा रहे हैं E1 sin theta एंड E2 sin theta, E2 sin theta, E1 sin theta एंड E2 sin theta आर, ये कैसे हैं, अपोजिट हैं, ठीक है। sin theta E2 sin theta आर equal and opposite, right? Equal and opposite. Then they cancel out.
दे आर कैंसिल आउट, दे कैंसिल आउट। कैंसिल आउट। ओके, तो यहां तक ये क्लियर हुआ बेटा। इन दोनों ने एक दूसरे को क्या करा दिया, कैंसिल करा दिया, क्योंकि ये क्या है, ये इक्वल है। इक्वल तो इसलिए क्योंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, थीटा भी एंगल सेम है, तो वैल्यू तो सेम आएगी E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। लेकिन डायरेक्शन वाइज ये कैसे अपोजिट है, ये इसकी डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन। इस डायग्राम में क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सेम डायरेक्शन में कौन से कंपोनेंट है आप देख पा रहे हैं, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दीज आर इक्वल एंड डायरेक्शन कैसे इनकी सेम है। सो यहां तक नोट कर लिया बेटा। बट E1 cos theta and E2 cos theta are in equal direction, are in same direction. सेम डायरेक्शन। सो इसको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। दे एडेड, इसको हम लोग ऐड करा देंगे। सो नाउ ये नोट कर लीजिए जल्दी से। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आएगा, ड्यू टू इन कंपोनेंट की वजह से आ रहा, कॉस वालों की वजह से, क्योंकि इन्होंने तो कैंसिल आउट कर दिया और ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये E, ये आपको मिला E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है, E2 cos थीटा। इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये है, और ये डायरेक्शन जो है, अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखें तो जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इसकी डायरेक्शन किधर है, देखिए यहाँ पॉइंट ए पे -q चार्ज रखा है ध्यान से, और पॉइंट बी पे +q चार्ज रखा है। तो यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो होगी -q चार्ज टू +q चार्ज, यही नोट कराया था। डाइपोल की डायरेक्शन -q चार्ज टू +q चार्ज, यानी ये डायरेक्शन होगी अलोंग AB, ये तो डाइपोल मूवमेंट की होगी। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो डायरेक्शन निकल के आई है इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो ये डायरेक्शन निकल के आ रही है, मतलब अपोजिट है। किसके अपोजिट है, डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट है, ठीक है ना। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने कैलकुलेट किया है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू डाइपोल, ठीक है। नाउ E इज इक्वल टू E1 और E2 की वैल्यू सेम है, तो वैल्यूज आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में गिवन थी। वैल्यूज थी C, इसको आप लिख सकते हैं, बट दिस इज रिजल्टेंट ER, बट E1 आर इक्वल टू E2, सो ER दिस इज इक्वल टू 2E cos थीटा बेटा, 2E cos थीटा, यहाँ पे वैल्यूज लगाएंगे। और वैल्यू जो है E1 और E2 की, वो वैल्यूज आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 में गिवन है। वो वैल्यूज थी CQ अपॉन R² प्लस L², ठीक है, ये वैल्यू थी E1 और E2 की, और E1 और E2 दोनों E के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू E इनटू cos थीटा। तो अब आपको ये cos थीटा की वैल्यू और पता चल जाए तो आप रिजल्टेंट को कैलकुलेट करा सकते हैं। सो फिर से थीटा, cos थीटा की वैल्यू आपको यहाँ डायग्राम से क्लियर होगी। तो अगर आप यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल यूज करते हैं, ट्रायंगल इज OAP इन राइट एंगल ट्रायंगल, कोई सा भी यूज करते हैं, OAP कर लीजिए या OBP कर लीजिए, OAP। नाउ इसमें हम लोग cos थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं। cos का रिलेशन बताइए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस कितना है L, और हाइपोटेन्यूज कितनी है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस L², R² प्लस L², किसमें, स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट की पावर तो 1/2 होती है,
तो मैं स्क्वायर रूट ना लिख के उसकी पावर लिख दी 1/2। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड। जैसे आप इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड, you get this ER resultant. This is equal to 2CQ upon R square plus L square into cos थीटा की वैल्यू आ गई L upon R square plus L square की पावर 1/2। ना इसको आप सॉल्व करेंगे 2CQ अपॉन, देखिए बेटा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है और यहाँ पे 1/2 है, बेस एक से है, सेम है, तो पावर प्लस हो जाएंगी। ये मिला आपको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 + 1/2, दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू ऊपर है एल। ठीक, अब आइए पॉइंट पे, जैसे आपने पहले किया था। पहले क्या किया था, इफ R is greater than L, क्लियर, पहले लिख चुके थे, then R square is very greater than L square, so neglecting L square, L square किसके कंपेयर में, as compared to आर स्क्वायर के कंपेयर में एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करा दीजिए, क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हम एल स्क्वायर को, ये वाला टर्म जो इसको हम नेग्लेक्ट करा रहे हैं, किसके कंपेयर में, आर स्क्वायर के कंपेयर में। ठीक है, तो हमको मिलने वाला है बेटा, दिस इज ई आर, दिस इज इक्वल टू 2CQ अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये 3/2, और इसको हमने नेग्लेक्ट करा दिया, इनटू एल। ओके स्टूडेंट, दिस इसको सॉल्व किया, रिजल्टेंट ई आर, दिस इज इक्वल टू 2CQ आर की पावर 3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, आर की पावर 3 इंटू एल। ओके, इसी को आप बेटा लिख सकते हैं, सी की वैल्यू हमने लगाई, वापस करी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू थी सी की। ठीक है बेटा, अच्छा 2QL अपॉन RQ। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, 2LQ या 2QL। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग P यूज कर लेंगे, तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ। डायरेक्शन क्या है बेटा, इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले क्लियर कर चुके थे, अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अलोंग अपोजिट डायरेक्शन टू P, यानी P की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट है। ठीक है, और कल वाले केस में जो डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब हम थर्ड केस में कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ डायरेक्शन का बहुत हमें याद रखना है कि इस केस में डायरेक्शन कहाँ आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, और कल वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो थी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P। ठीक है ना, कल वाले केस में शायद मैं लिखना भूल गया था, लेकिन आप लोग वहां पे देख सकते हैं, कल वाले केस के लिए बोल रहा हूँ, जो कल हमने लोग कैलकुलेट किया था, एक्सिस पे जब कैलकुलेट किया था, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P, वहां पे P की डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड P के अपोजिट डायरेक्शन में। तो नोट करिए इसको, कि ये डेरिवेशन आपका क्लियर हुआ होगा, दोनों ही केस आपके क्लियर हो चुके होंगे, एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, और कल जो हमने निकाला था एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। सो थर्ड केस अभी और हमारा रह गया है, अभी हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल चुके हैं, एक्सिस पे निकाल चुके हैं, अभी थर्ड केस में इन दोनों पॉइंट के अलावा, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट को छोड़ के किसी भी थर्ड पॉइंट को हमको कैलकुलेट करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम
तीसरा थर्ड केस में कैलकुलेट करेंगे, यानी कल नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ये है कि यहाँ पे ये डायरेक्शन आपको जरूर याद रखनी है कि इस केस में डायरेक्शन कहाँ पे है और उस केस में डायरेक्शन कहाँ पे थी, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन की हेल्प से ही थर्ड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो आई होप कि क्लियर है सब कुछ। नाउ टुडे वी विल क्लोज हियर। थैंक यू।